नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम अंधेर नगरी कथानक भाग 2 करेंगे। अर्थात इससे पहले अंधेर नगरी नाटक के कथानक भाग 1 में हम अंधेर नगरी की कथा के 3 दृश्य उन पर बात कर चुके हैं। आज हम चौथे दृश्य पर बात करेंगे। दृश्य 4 जो राजसभा से संबंधित है, उसके बारे में हम बात करेंगे, वर्णन करेंगे, बताएंगे कि अंधेर नगरी जो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, उस नाटक के चौथे दृश्य में राजा, मंत्री और उनके सेवक जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं राजसभा में। और जैसे ही चौथे दृश्य का प्रारंभ होता है, हमें आभास हो जाता है कि राजा जो है वो किस स्थिति में है, राजा का क्या प्रभाव है। राजा जो है उस समय नशे में है और एकदम पिनक में वह उठता है घबराकर। उसके मंत्री और सेवक उससे जो भी कहते हैं वो उनका ऊट-पटांग जवाब देता है और ऊट-पटांग ही न्याय करता है। तो इस दृश्य की विशेषता यही है कि अंधेर नगरी का जो चौपट राजा है उसका शासन भी अन्यायपूर्ण है। और प्रारंभ में जो घटना होती है वही आगे कथा के विकास का आधार बनती है। क्योंकि जब चौथे दृश्य में मंत्री सेवक के बीच में और राजा के बीच में जो बातचीत हो रही होती है, तभी एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर आता है और फरियादी महाराज को दुहाई देते हुए कहता है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और जो फरियादी है उससे पूछा जाता है राजा द्वारा कि जैसा, और राजा का कथन क्या होता है कि तुम्हें न्याय ऐसा होगा कि यहाँ भी ना जम के यहाँ भी ना होगा। अर्थात यमलोक में भी जैसा न्याय नहीं होता है वैसा न्याय मैं करूँगा। तो फरियादी जो है वो आगे कहता है कि उसे पूछा जाता है, राजा कहते हैं कि बोलो क्या हुआ। तो फरियादी कहता है कि महाराजा जी, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई है। तो यहाँ पर कल्लू बनिया की दीवार गिरने के कारण जो फरियादी की बकरी मर चुकी है, उस मरी हुई बकरी का मुआवजा प्राप्त करने के लिए, उसके बदले में न्याय प्राप्त करने के लिए फरियादी राजा के दरबार में फरियाद लेकर हाजिर होता है। उसके बाद जो राजा है, चौपट राजा है, वो क्योंकि स्वयं ही होश में नहीं रहता है और वो बड़ा विचित्र है, और विचित्र राजा का न्याय भी बड़ा विचित्र है। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि चलो अगर कल्लू बनिया की दीवार के कारण इसकी बकरी मरी है तो दीवार को बुलाया जाए। तो उनके जो मंत्री हैं, उनके जो सेवकगण हैं, वो कहते हैं कि दीवार कैसे पकड़ी जा सकती है, दीवार तो नहीं चल सकती है, तो दीवार नहीं लाई जा सकती, मंत्री कहते हैं। तो राजा का हुक्म होता है कि अच्छा, दीवार का कोई भाई ले आओ, लड़का ले आओ, दोस्त ले आओ, जो कोई भी हो उसके साथ में वो ले आओ। मंत्री फिर स्पष्ट करते हैं, महाराजा दीवार ईंट चूने की होती है, उसके कोई भाई बेटा नहीं होता। तो राजा तुरंत कहते हैं ठीक है, तो अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। फटाफट बाहर खड़े हुए कल्लू बनिए को पकड़ कर लाया जाता है। और महाराज जो हैं वो मंत्री जो हैं उनको स्पष्ट करते हैं कि आपने राजा को क्यों बुलाया है। तो कल्लू बनिया कहता है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैंने थोड़ी दीवार बनाई थी, जिस कारीगर ने दीवार बनाई है उसके कारण दीवार गिरी है। तो राजा कहते हैं चलो ठीक है, कल्लू बनिए को छोड़ दो और राजा को बुलाया। राजा जो हैं वो कल्लू बनिए को छोड़ के कारीगर को बुलाने का हुक्म दे देते हैं कि कारीगर के कारण ही बकरी मरी है, तो कारीगर को हम फांसी पे चढ़ाएंगे। तो कारीगर को बुलाया जाता है और कारीगर जो है वो कहते हैं कि नहीं, मेरा कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि दीवार को चिनाई करने वाले, चूनने वाले ने उसका ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी, वो कमज़ोर था। तो फिर राजा हुक्म देते हैं कि अच्छा इस कारीगर को छोड़ दीजिए और चूने वाले को बुलाओ, चूने वाले के कारण दीवार गिरी है।
तो फिर उसका उनका हुक्म माना जाता है और चूने वाले को बुलाया जाता है। चूने वाला भी इसी तरह से स्पष्ट कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, भिश्ती जो है उसने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इससे चूना कमज़ोर हो गया। तो राजा का आगे हुक्म होता है कि चलो इस चूने वाले को भी छोड़ दो और भिश्ती को पकड़ के लाओ। और भिश्ती को पकड़ के लाया जाता है। तो भिश्ती को जब पकड़ के लाया जाता है तो राजा कहते हैं कि तुम्हारा ये कसूर है कि तुमने दीवार को इस तरह से बनाया। तो भिश्ती कहता है कि गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया, पानी ज़्यादा आ गया तो मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, पानी ज़्यादा डाला तो चूना कमज़ोर हुआ, चूना कमज़ोर हुआ तो दीवार गिर गई और बकरी मर गई। तो राजा तुरंत हुक्म देते हैं कि अच्छा ठीक है, भिश्ती को निकालो और कसाई को लेके आओ। कसाई ने ही बड़ी मशक बनाई। फिर भिश्ती को निकाल दिया जाता है, कसाई को पकड़ के लाते हैं। तो कसाई जो है वो उसका स्पष्टीकरण ये होता है कि महाराज गडरिये ने ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेच दी, उससे बड़ी मशक बन गई, मेरा कसूर नहीं है। तो राजा हुक्म करते हैं कि अच्छा कसाई को भी छोड़ दो और जो है आगे गडरिये को लेके आओ। जब गडरिये को बुलाया जाता है तो गडरिया अपनी सफाई देता है कि मैं तो क्या करता महाराज, कोतवाल साहब की सवारी आई और सवारी देखने के लिए मैं उसमें इतना मशरूफ़ हो गया कि मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। तो राजा निश्चित कर लेता है हाँ ठीक है, गडरिये का भी कसूर नहीं है, और वो उसको मुक्त कर देते हैं और कोतवाल को बुलाते हैं, क्योंकि कोतवाल की सवारी निकली थी तो गडरिये ने बड़ी भेड़ बेच दी और उस बड़ी भेड़ के बेचने के कारण बड़ी भेड़ से बड़ी मशक बनी। तो इस तरह से कोतवाल को बुलाया जाता है। कोतवाल कहता है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के में लगा हुआ था। तो मंत्री कहते हैं कि नहीं, हमें जो है वो फांसी तो देनी है, कि आपने जो है सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुमने धूम से सवारी क्यों निकाली, तुमने धूमधाम से सवारी निकाली इसीलिए बकरी दब के मर गई। और इस तरह से राजा जो है वो कहते हैं कि ठीक है, कोतवाल को अभी फांसी दे दो और दरबार को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस तरह से जो हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो है वो केवल फांसी पर चढ़ाने के लिए कोई एक शिकार को तलाश किया जाता है, ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा न्याय होता है, जबकि वास्तव में वहाँ न्याय नहीं होता है और गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनको शिकार बनाया जाता है। तो पूरे इस चौथे दृश्य का निष्कर्ष यही निकलता है और यहाँ पर ये न्यायसंगत इसका शीर्षक सिद्ध होता है कि वह नगरी अंधेर क्यों है। पहले तो ये सिद्ध होता है कि अंधेरी नगरी क्यों, बाद ये सिद्ध होता है कि राजा चौपट क्यों है। पूरा ये दृश्य यही सिद्ध करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे 5वें दृश्य के बारे में।